अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 35 में लिखा हुआ है अच्छा ये है क्या, मैक्सिमम प्राइस वन कंपनी शुड पे टू अनदर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरर मे हैव टू डिसाइड द मैक्सिमम प्राइस दैट दे शुड पे टू एक्वायर अनदर कंपनी या टारगेट कंपनी। यानी कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदती है तो वो ये चीज़ उसको डिसाइड करनी पड़ती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम क्या पेमेंट करेगी, मैक्सिमम क्या प्राइस उसको पे करनी चाहिए टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए। द जनरल रूल टू कंप्यूट दिस वैल्यू इज मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर। ये जनरल कैसे बना है इसको डिस्कस करते हैं। The logic behind the above formula is that this will calculate the maximum gain in worth of the new business after the acquisition transaction. If all the gain is paid to the target company, the acquirer will be in a no gain, no loss position. ठीक है जी। अच्छा, अब पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एज्यूम करें कि एक एक्वायरर है और एक टारगेट है। एक्वायरर है, लेट्स से एक्वायरर का नाम है ए और टारगेट कंपनी का नाम है बी। अच्छा, अब मुझे पता है कि प्री एक्यूसेशन का मतलब ये है कि एक्यूसेशन से पहले ए की जो मार्केट वैल्यू थी ना, वो थी 4 रुपये। ठीक है। अच्छा, प्री एक्यूसेशन यानी कि एक्यूसेशन से पहले बी की जो वैल्यू थी ना, वो थी लेट से 2 रुपये। यानी कि इन दोनों की अलग अलग जो कंपनीज है ना, उनकी टोटल प्री एक्यूसेशन वैल्यू 6 रुपये बनती है। टोटल प्री एक्यूसेशन वैल्यू जो है ना, वो 6 रुपये बनती है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई जो हमारे पास लेट से कि ए कंपनी है, उसने बी को बोला मैं तुम्हें ख़रीद रहा हूँ। अच्छा, ए जो है वो बी को ख़रीद लेगा और जो सेनर्जिस्टिक बेनिफिट्स यानी कि सेनर्जी के जो बेनिफिट्स होंगे ना, सेनर्जी बेनिफिट्स जब ए बी को ख़रीद लेगा और सेनर्जी आएगी, तो लेट से सेनर्जी आएगी 3 की। सेनर्जी 3 आने का मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी जब मर्जर हो जाएगा तो नई कंपनी की जो टोटल वर्थ होगी वो होगी 4 + 2 प्लस सेनर्जी के 3। मैं सेनर्जी के 3 जो है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। सेनर्जी बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, एक कंपनी 4 की वैल्यूएशन पर है, एक कंपनी 2 रुपये की वैल्यूएशन पर है। जब ये दोनों कंपनीज एक कंपनी बन जाएंगी तो उनकी वैल्यू 6 रुपये नहीं होगी, उस नई कंपनी की वैल्यू 9 रुपये होगी, क्योंकि 3 रुपये का सेनर्जी बेनिफिट होगा। सेनर्जी की वजह से 3 रुपये का जो है वो फ़ायदा हो रहा होगा। सेनर्जी की वजह से टोटल वैल्यूएशन इंक्रीज़ हो रही होगी। अब एज्यूम कर लो कि ये प्री एक्विजिशन जो आपके पास ए की वैल्यू आई है ना, इसमें एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी का एक शेयर था। सिंपल रखने के लिए चीज़ें, प्री एक्विजिशन जो बी कंपनी थी उसका भी एक शेयर होल्डर था और उसके पास एक शेयर था, उस शेयर की वैल्यू 2 रुपये थी। अब ये नई कंपनी बन गई और नई कंपनी जो है वो 9 रुपये की वैल्यू पर है। ठीक है जी। अब न्यू कंपनी जो है उसकी टोटल वैल्यू 9 रुपये फ़िलहाल बन रही है, क्योंकि 4, 2 और 3 जो है वो 9 बनते हैं। अब क्योंकि ए बी को परचेज कर रहा है, क्योंकि बी को ख़रीद रहा है, तो ये जो बी का शेयर होल्डर है, या तो मुझे इस कंपनी में इसको शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। या तो मैं नई कंपनी में इस बंदे को, बी को जो है वो कुछ शेयर्स दूंगा, यानी कि उसका शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज होगा, उसके पुराने शेयर्स कैंसिल होंगे, नई कंपनी के शेयर्स में वो पार्ट बनेगा। या तो ऐसा होगा कि जो ए कंपनी है वो बी के शेयर होल्डर का एक शेयर परचेज करने के लिए कुछ पैसे पे करेगी। पैसे पे करने के केस में कैश का आउटफ्लो होगा। अब
हमें ये मालूम करना है कि यार हम जो है ना वो बी कंपनी के शेयर होल्डर को 9 रुपये में से कितना हिस्सा दें। देखिए आप, दो तरह के शेयर होल्डर्स होंगे ना नई कंपनी में। एक वो शेयर होल्डर्स होंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज है। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो पुरानी कंपनी थी ना, यानी कि जो एक कंपनी थी इनिशियली जिसमें एक शेयर होल्डर था जिसके पास एक शेयर था, उसने बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई तुम हमारी कंपनी का ही पार्ट बन जाओ, हम तुम्हें कैश नहीं देते बल्कि हम तुम्हें शेयर्स में ओनरशिप देते हैं। अब नई कंपनी की टोटल वैल्यू 9 रुपये, ठीक है ना। तुम यूं सोचो कि ख़रीदार कौन है, ख़रीदार ये है, ठीक है ना। नई कंपनी की टोटल वर्थ 9 है, इसमें दो तरह के शेयर होल्डर्स होंगे। एक वो होंगे जो ए के शेयर होल्डर्स थे बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन भी है। एक वो होंगे जो बी के शेयर होल्डर्स हैं जो बिफोर एक्विजिशन बी का पार्ट थे बट आफ्टर एक्विजिशन जो है वो ए का पार्ट बन जाएंगे। अब ए जब बी को ख़रीदने जा रहा है और ए को ये पता है कि अभी मेरी जो वर्थ है, मेरी जो अहमियत है, मेरी जो वर्थ है, मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो एक शेयर है, मेरा जो हिस्सा है ए कंपनी में, उसकी वर्थ जो है वो 4 रुपये है। मैं बी ख़रीदने जा रहा हूँ और उसके बाद जो है वो हमारी टोटल कंपनी की वर्थ जो है वो 9 रुपये हो जाएगी। लॉजिकली सोचो कि क्या ए का जो शेयर होल्डर है वो ये सोचेगा कि यार नई कंपनी जब 9 रुपये की वर्थ रखे तो 9 में से मेरा हिस्सा 3 हो और बी का हिस्सा 6 हो? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि एट मिनिमम अगर नई कंपनी की वैल्यू 9 हो तो 4 मेरा और 5 जो है वो बी के शेयर होल्डर्स का हिस्सा होना चाहिए एट मिनिमम, वरना तो आइडियली तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। आइडियली वो चाहेगा कि यार मेरे अभी टोटल ओनरशिप की वैल्यू अगर 4 रुपये बनती है तो मैं तो मर्जर की ट्रांजैक्शन के लिए तब जाऊंगा जब मेरे ये 4 की वैल्यू इंक्रीज़ हो, मेरे 4 की वैल्यू 4.5 बन जाए या 5 बन जाए या 6 बन जाए या 7 बन जाए तो ही मैं बी को ख़रीदूँगा। बट एट मिनिमम वो अपना नुकसान तो नहीं चाहेगा ना। कोई भी अपना नुकसान जो है वो, एक प्रूडेंट बंदा अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो अगर ए के शेयर होल्डर्स की प्री एक्विजिशन वर्थ 4 रुपये थी तो एट मिनिमम वो ये चाहेगा कि आफ्टर एक्विजिशन मेरे शेयर्स की टोटल वर्थ 4 रुपये तो हो ही हो। आइडियली 5 या 6 या 7 रुपये 9 रुपये में से खुद चाहेगा कि उसके हों और 2 रुपये 3 रुपये जो है वो बी के हों, मगर वो ये चाहेगा कि एट मिनिमम मुझे नुकसान ना हो। यानी कि अगर नई कंपनी के टोटल शेयर जो है वो 9 रुपये के हैं तो एट मिनिमम मेरे पास नई वाली कंपनी में 4 रुपये की वर्थ के शेयर्स तो बनते हैं, होने ही चाहिए एट मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम प्राइस में बी का हिस्सा ख़रीदने के लिए तैयार हूँ पे करने के लिए वो 5 है। मैं 5 से ज़्यादा नहीं पे करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 3 रुपये के शेयर्स अपने पास रखूँ नई कंपनी में और 6 रुपये के बी को दे दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा तो कि 5 के शेयर्स मेरे पास हो, 4 के बी के पास हो, 6 के मेरे पास हो, 3 के बी के पास हो, 7 के मेरे पास हो, 2 के बी के पास हो, 8 के मेरे पास हो, 1 का बी के पास हो, या 9 के 9 मेरे पास हो, बी को मैं 0 में ख़रीद लूँ। ज़ाहिर है बी भी इस पर तैयार नहीं होगा। तो एट मिनिमम ये तो चाहेगा कि मैं जो मेरी पिछली पोजीशन थी उससे बुरी पोजीशन में ना आऊँ, मेरी नई कंपनी में वर्थ उतनी तो रहे जितनी मेरी उससे पहले थी। विच मीन्स कि जो मैक्सिमम मैं प्राइस ऑफर करने को तैयार हूँगा बी को, मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी यानी कि 9 माइनस वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर यानी कि 4। ठीक है ना। मैं ये सोचूंगा कि यार नई कंपनी की टोटल वर्थ 9 होगी, मेरी वर्थ पहले कितनी होती थी 4, अगर कम से कम 4 मुझे मिल जाते हैं और बाकी सारे मैं बी को पे कर देता हूँ तो मैं 5 पे करूँगा। ये इस फॉर्मूले की लॉजिक है। मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर। दूसरा, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मर्जर से पहले मेरी वर्थ 4 थी,
बी की वर्थ 2 थी और मुझे पता था कि जब हम दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हमारी वर्थ 6 रुपये नहीं होगी बल्कि हमारी वर्थ 9 रुपये होगी। क्यों 9 रुपये होगी? क्योंकि मुझे ये पता था कि जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो 3 रुपये की सिनर्जी भी आएगी हमारे साथ। सिनर्जी का फ़ायदा या सिनर्जी का बेनिफिट भी होगा 3 रुपये का, ये मुझे मालूम था। तो इफ़ेक्टिवली अगर मैं अपने लिए ब्रेक इवन करता हूँ, अगर मैं अपनी बेहतर पोजीशन में नहीं आता और बुरी पोजीशन में भी नहीं जाता, तो इफ़ेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ? इफ़ेक्टिवली मैं ये कर रहा हूँ कि बी की जितनी वर्थ थी वो भी उसको मिल रही है और जितना भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट था, जितना भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट था यानी कि सिनर्जी की वजह से जितना भी फ़ायदा हो रहा था वो सारा भी मैं बी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो आप पे करते हो उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर, ये भी सही है। मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मर्ज्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री मर्जर। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इज इक्वल्स टू प्री एक्विजिशन टारगेट वैल्यू प्लस ऑल सिनर्जी बेनिफिट्स। इफेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जब अपनी मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं बी की जितनी प्री एक्विजिशन वैल्यू थी वो भी उसको दे रहा हूँ कि तुम्हारी वर्थ 2 रुपये बनती है, 2 रुपये भी तुम रखो। और सिनर्जी का बेनिफिट हमें लगता है कि 3 रुपये आएगा, वो 3 रुपये भी तुम रख लो। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यू 5 बन रही है। ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर ये शेयर फॉर शेयर ऑफर होती तो क्या हो रहा होता? देखो लेट से अगर कंपनी ने ये सोच लिया, ये कंपनी ने ये सोच लिया कि हम ब्रेक इवन करेंगे, हमारा फ़ायदा नहीं हो, कोई मसला नहीं है, जितना भी बेनिफिट होगा सिनर्जी का वो बी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, तो टोटल मार्केट वैल्यू नई कंपनी की 9 है, 4 रुपये ए के हिस्से में आएगी और बी के हिस्से में 5 रुपये आएगी। ए का एक शेयर जो है, ए के शेयर होल्डर्स के पास पहले एक शेयर था, बाद में भी एक शेयर होगा, इनको तो नए शेयर्स नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ़ शेयर्स पर जब हम आएंगे तो ये 4 जो है ना, ये एक शेयर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि प्री एक्विजिशन भी एक शेयर था इनके पास, पोस्ट एक्विजिशन भी एक शेयर है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो कैसे आती है? एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए, पोस्ट एक्विजिशन मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू है एक के सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स की डिवाइडेड बाई उनके पास जितने शेयर्स जो है वो पहले थे, ठीक है ना, उनके पास पहले जो है वो एक शेयर था ना, तो डिवाइडेड बाई 1 यानी कि एक शेयर की वैल्यू 4 है। तो मैंने बी के शेयर होल्डर्स को इस स्पेसिफिक एग्जांपल के हिसाब से कितने शेयर्स दिए होंगे? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड कैलकुलेट हो सकते हैं एज, मुझे इनको इतने शेयर्स देने हैं कि उनकी वर्थ 5 मिलियन बने या 5 बने, 5 रुपये बने, जो भी हमने 5 कैलकुलेट किया है। मुझे बी के शेयर होल्डर्स को इतने शेयर देने हैं कि उनके शेयर्स की टोटल शेयर्स की, सारे शेयर्स की वैल्यू 5 बने। एक शेयर की वैल्यू जो है वो 4 है, तो मैं इनको जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो दे रहा हूँ वो 1.25 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है TPL इज एक्वायर एंड DPL इज टारगेट फॉर फॉलोइंग केसेस, वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी इज 1000 एंड वैल्यू बिफोर एक्विजिशन 560, कैलकुलेटिव मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड। मैक्सिमम प्राइस आप कितनी पे करोगे अगर आपकी वैल्यू जो है वो प्री और पोस्ट आपको दी हुई है, प्री जो है वो 560 और पोस्ट जो है वो 1000 है। तो जो मैक्सिमम प्राइस आप पे करोगे, जैसे कि अभी हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया, उसके लिए आप 1000 माइनस 560 करोगे, मैक्सिमम प्राइस आप 440 पे कर रहे हो। फिर बोलता है कि कैलकुलेटिव मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी 1000, वैल्यू बिफोर एक्विजिशन 560, कैलकुलेटिव मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड इफ एक्वायरर विशेस टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू बाय एटलीस्ट 10%। दूसरे पार्ट में वो बोलता है कि क्या मैक्सिमम प्राइस मैं पे करूँगा अगर एक्वायरर ये चाहता है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो कम से कम 10% से बढ़ जाए, यानी कि जो नई कंपनी की वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी जो है वो इस सेकंड केस में 1000 है, ठीक है,
और जो आपके पास क्या कहते हैं एक्वायरर है, वो चाह रहा है कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 10% से एटलीस्ट बढ़ जाए, यानी कि वो ये चाह रहा है, एक्वायरर ये चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्वायरर शेयर इन न्यू कंपनी, वो चाह रहा है 560 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 हो, यानी कि 1000 में से 616 माइनस किया 384, ये है वैल्यू ऑफ टारगेट शेयर्स इन न्यू कंपनी 384। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। 36 में TPL इज एक्वायर एंड DPL इज टारगेट, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू DPL इज 128, पोस्ट मर्जर market value of new company is 1000, DPL will be paid 20% premium and will be issued new shares। 20% प्रीमियम का मतलब ये है कि जो DPL के शेयर होल्डर्स हैं उनको उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू बन रही है उसके ऊपर मैं 20% एक्स्ट्रा पे करूँगा। कभी भी मैं किसी कंपनी को ख़रीदता हूँ तो जनरली मैं उसको प्रीमियम पे करता हूँ, लेकिन DPL की जो ओल्ड वैल्यू बन रही है ना, वो बन रही है 128, ये सवाल में दी हुई है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं DPL को ख़रीदने के लिए 20% प्रीमियम दूंगा तो इनके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू 128 बन रही है, मैं 128 नहीं बल्कि उस पर 20% एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि DPL की न्यू जो मैं वैल्यू उसको दूंगा, उसको जो शेयर दूंगा वो 153.6 होगा। कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ DPL शेयर होल्डर्स आफ्टर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, कैलकुलेट कर लिया हमने। कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ TPL शेयर होल्डर्स आफ्टर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, अगर पोस्ट एक्विजिशन टोटल वैल्यू 1000 बनती है, अगर टोटल वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी जो मर्ज कंपनी होगी उसकी टोटल नई वैल्यू 1000 बनेगी, और उसमें से मैं जो है वो DPL वालों को जो मेरी कैलकुलेशन उसके हिसाब से मैं वैल्यू दूंगा 153.6 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो TPL वाले होंगे उनके हिस्से में क्या आएगा, 1000 माइनस 153.6 यानी कि 846.4। फिर बोलता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन TPL बिफोर एक्विजिशन आर 10 मिलियन। एक्विजिशन से पहले TPL के शेयर होल्डर्स के पास टोटल 10 मिलियन शेयर्स थे, ठीक है, तो एक्विजिशन के बाद भी उतने ही होंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको नए शेयर्स जनरली नहीं दिए जाते, जिसको एक्वायर करता हूँ उसको नए शेयर्स देता हूँ। तो पर शेयर वैल्यू नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 846.6 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 84.64। कैलकुलेटिव पर शेयर वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी कर लिया। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल नॉट चेंज वेयर एज DPL शेयर होल्डर्स विल बी इशूड न्यू शेयर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट विल बी इशूड टू DPL शेयर होल्डर्स टू इंटरटेन दी अबव ट्रांजैक्शन। अब देखिए नई कंपनी में एक शेयर की वैल्यू 84.64 होगी। क्यों इतनी होगी, क्योंकि नई कंपनी में TPL के शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स की वैल्यू 846.40 है और वो 10 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा एक शेयर की वैल्यू जो है वो 846.40 डिवाइडेड बाई 10 हुई, और ये पर शेयर वैल्यू वर्थ या प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर आ रही है पोस्ट एक्विजिशन। और पोस्ट एक्विजिशन चाहे TPL हो चाहे DPL हो, एक कंपनी के एक शेयर की वैल्यू सेम रहती है, चाहे वो कोई भी शेयर होल्डर हो जो मेरी कंपनी का हो। तो बात यह है कि मैं जो शेयर्स इशू करूँगा, शेयर्स टू बी इशूड टू DPL, उनके शेयर्स के अगेंस्ट वो हो जाएंगे आपके पास 153.6 डिवाइडेड बाई 84.64 यानी कि 1.81 जो है वो मुझे शेयर्स इशू करने होंगे। If the pre-acquisition value of all TPL shares was rupees 560 million, अगर if the pre-acquisition value of all TPL shares was rupees 560 million, अगर TPL के सारे शेयर्स की pre-acquisition value 560 million थी, compute the amount of gain or loss to TPL and DPL shareholders in totality due to merger। तो मर्जर की वजह से इनके जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसमें क्या गेन या लॉस है, चेंजेस क्या हैं। देखिए दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, TPL और DPL। TPL के शेयर होल्डर से मुराद ये है कि वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी का इस ट्रांजैक्शन से पहले भी हिस्सा थे और बाद में भी हिस्सा है, और DPL वाले शेयर होल्डर्स पहले DPL कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, अब TPL कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। आफ्टर ट्रांजैक्शन TPL के सारे शेयर्स जो हैं, आफ्टर ट्रांजैक्शन TPL के शेयर होल्डर्स जो हैं उनके सारे शेयर्स की जो वैल्यू बन रही है वो 846.40 बन रही है, ठीक है, आफ्टर ट्रांजैक्शन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अच्छा, DPL के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी आफ्टर वैल्यू जो है वो 153.60 बन रही है। बिफोर, पहले DPL के सारे शेयर्स की वैल्यू 128 थी,
या गेन या लॉस निकालते हैं। देखिए इनको तो सीधा सीधा गेन हो रहा है ना, इनको तो हमने ख़रीदा ही प्रीमियम पर है। प्रीमियम पर ख़रीदने का मतलब ये है कि मैंने 25.6 का प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्राइस पे करी थी, तो इनके सारे शेयर्स की पहली वैल्यू जो थी और अब जो वैल्यू है उसमें यही डिफरेंस प्रीमियम की वजह से आ रहा होगा। अच्छा टीपीएल वालों के अब जो वैल्यू है वो 846.40 है। पहले इनकी क्या वैल्यू थी? पहले इनकी वैल्यू थी 560। ये सवाल के सेकंड लास्ट बुलेट में लिखा हुआ है। तो इनको कितना बेनिफिट हुआ? इनको बेनिफिट हुआ 286.40 का। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं।